लेबनान और इजराइल के बीच कुछ अभूतपूर्व हो रहा है जो पूरे क्षेत्र का चेहरा बदल सकता है। पहली बार दोनों देशों ने मिलकर दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह की पकड़ खत्म करने और आखिरकार सीमा पर शांति लाने के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई है। आइए इस पर बात करते हैं। जेएनएस टीवी के जेरूसलम मिनट में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर एक संघर्ष विराम घोषित हुआ, शायद दूसरा या तीसरा। हम इजराइल और लेबनान के बीच कितने संघर्ष विराम घोषित कर चुके हैं कौन गिन सकता है, लेकिन इस मामले में इजराइल और लेबनान दोनों ने मिलकर कहा है कि वे तथाकथित पायलट जोन बनाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हिजबुल्लाह, जो एक आतंकवादी संगठन है, को धीरे धीरे लितानी नदी के और उत्तर की ओर धकेला जा सके। और फिर वो समझौता हुआ जिसे एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता करके कराया था। ये एक और दौर की वार्ता के समापन पर आया जो यरूशलेम और बेरूत के बीच ऐतिहासिक वार्ता हो सकती है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिए लीडर से इन वार्ताओं पर बात करते हैं। मुझे लगता है आज हमने कुछ अभूतपूर्व हासिल किया है। हिजबुल्लाह के ईरान के युद्ध में इजराइल के खिलाफ शामिल होने पर इजराइल ने लेबनान में प्रवेश किया। हम हिजबुल्लाह को पीछे धकेल रहे हैं और हमने लेबनान के लोगों को यह समझा दिया है कि हम दुश्मन नहीं हैं, दुश्मन हिजबुल्लाह है। और अब हम मिलकर इस ईरानी प्रतिनिधि को जो इजराइल की सीमा पर है देश से बाहर करने के लिए काम करेंगे, जो इजराइल की सुरक्षा छीनता है और लेबनान के लोगों की आजादी भी। मुझे लगता है यही उपलब्धि है। तो एलेक्स, पायलट जोन हिजबुल्लाह को उत्तर की ओर ले जाना, क्या लेबनान सरकार सच में वही करेगी जो वो कहती है, यानी हिजबुल्लाह को खत्म या कमजोर करेगी? इतना कि वे इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमारे लिए और लेबनानी लोगों के लिए खतरा ना रहे। देखिए, यहां आप जो देख रहे हैं वो हिजबुल्लाह का देश में उत्तर की ओर बढ़ते हुए एक तरह का जमाव है, एक समझौता वास्तव में इजराइल और लेबनान सरकार के बीच कि हिजबुल्लाह को इस क्षेत्र में, जिसे हम लितानी जोन कहते हैं, यानी लितानी नदी के दक्षिण का इलाका जो इजरायली सीमा के करीब 10 से 15 मील के दायरे में है, वहां काम नहीं करना चाहिए। इस समझौते के तहत हिजबुल्लाह वहां से निकल जाएगा। दक्षिणी लेबनान में जो भी बचे हुए हिजबुल्लाह के सदस्य हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि उस इलाके से निकलने के लिए थोड़े समय के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, इससे पहले कि इजराइल उन पर गोलीबारी शुरू करे। कभी राजदूत लाइटर ने कहा था कि अगर वे समय पर नहीं निकले तो इजराइल गोलीबारी शुरू कर देगा। अब जब आप पायलट जोन की बात कर रहे हैं तो मूल रूप से विचार ये है कि लेबनान सरकार, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सहायता, हथियार और प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो आकर कुछ रणनीतिक क्षेत्रों का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी। जाहिर है, शुरू में पायलट जोन मतलब लेबनानी सेना किसी इलाके में आती है लेकिन उसके चारों ओर इजरायली सेना रहती है ना? तो ऐसे में आपके पास आईडीएफ और लेबनानी सेना दोनों साथ मिलकर समन्वय में काम कर रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह किसी इलाके पर कब्जा ना कर सके। लेकिन आखिरकार लेबनानियों की इस तरह के समझौते में यही इच्छा होगी कि अगर पायलट जोन काम करता है तो फिर एक और पायलट जोन बन जाए और हर पायलट जोन में आईडीएफ उस इलाके से अपनी मौजूदगी हटा लेती है और लेबनानी सेना उस इलाके का नियंत्रण संभाल लेती है। एक मुकाम आएगा जब अगर आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में नहीं होगी तो पूरा इलाका लेबनानी सेना के नियंत्रण में होगा। और सवाल ये है, जैसा कि हमने यहाँ बार बार उठाया है, क्या लेबनानी सेना वाकई में हिजबुल्लाह को उस इलाके में होने से रोक सकती है? क्या हिजबुल्लाह लेबनानी सेना में घुसपैठ करेगा? आखिर लेबनानी सेना है कौन जब देश भर में हिजबुल्लाह फैला है? और हाँ, लेबनानी सरकार में हिजबुल्लाह को अपने मामलों से बाहर निकालने की इच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिजबुल्लाह देश से बाहर हो गया है। सही है, वे अभी भी वहीं हैं। मुझे लगता है कि ये मान लेना बड़ा खतरा है कि लेबनानी सेना ही दक्षिणी लेबनान में उपस्थिति बनाए रख सकती है। आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये सुनना नहीं चाहता, लेकिन एकमात्र ताकत जो गाजा में हमास को इजराइल की ओर बढ़ने से रोक सकती है, एकमात्र ताकत जो लेबनान में हिजबुल्लाह को दक्षिण में इजरायली सीमा की ओर बढ़ने से रोक सकती है, वो है आईडीएफ। तो आप जानते हैं, यहां बस एक और योजना है। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई ताकत हो जो या तो हिजबुल्लाह को इजराइल के करीब जाने से रोकने के लिए इच्छुक नहीं है या सक्षम नहीं है। अगर इसे टुकड़ों में किया जाए, जहां लेबनानी और इजरायली सेनाएं अलग अलग जगहों पर हों और दोनों सेनाएं अलग अलग जगहों पर मौजूद हों,
और फिर आप देखेंगे कि वे आईडीएफ की सामान्य निगरानी में काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह की व्यवस्था साझा जिम्मेदारी के तौर पर काम कर सकती है। लेकिन अगर बात सिर्फ लेबनानी सेना के अधीन जिम्मेदारी सौंपने की है तो मेरे लिए ये पूरी तरह से असफलता का नुस्खा लगता है। हाँ, लोगों को व्यवहारिक स्तर पर यह समझना चाहिए कि दक्षिणी लेबनान में एक शिया परिवार हो सकता है और उसमें एक सदस्य, मान लीजिए एक भाई लेबनानी सेना का सदस्य है और दूसरा भाई हिजबुल्लाह का सदस्य है। तो आपके पास ऐसी स्थिति आमतौर पर होती है। मेरा मतलब है, ये लोग कैसे साथ रहेंगे? क्या भाई अपने ही भाई के खिलाफ हो जाएगा और हिजबुल्लाह से लड़ेगा, जिसे आप परिवार में सुरक्षा के लिए दांव लगाना कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही, ठीक वैसे ही। दोनों का हिस्सा बनने के लिए। मेरा मतलब है, जो राजदूत वेडर कह रहे हैं वो सही है कि अब ये समझ बनने लगी है कि हिजबुल्लाह दोनों इजराइल और लेबनान का साझा दुश्मन है और संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में लेबनानी सरकार पर दबाव डालने का समर्थन कर रहा है ताकि वे न केवल इस बात को स्वीकार करें, और जाहिर है वे इसे लंबे समय से समझते आ रहे हैं, लेकिन ये मानना कि हिजबुल्लाह पर दबाव डालने का एक ऐतिहासिक मौका है। लेकिन आखिरकार हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह उत्तर में बेरूत के इलाकों में, बेरूत के आसपास के उपनगरों में और दाइवा में मजबूत हो रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में इजराइल को उत्तर की ओर लेबनान में आगे बढ़ने से रोक दिया ताकि हिजबुल्लाह को और अधिक खत्म करने की कोशिश की जा सके। मुझे नहीं पता कि आईडीएफ के पास वो क्षमता है या इजराइल के पास इतनी इच्छा शक्ति है कि वो ज्यादा सैनिकों को लंबे समय तक लेबनान भेज सके। राष्ट्रपति ट्रंप पूरे क्षेत्र में, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये अगला सबसे अच्छा कूटनीतिक विकल्प लगता है और फिर हमें देखना होगा कि आखिरकार इस दक्षिणी लितानी क्षेत्र का क्या होता है। यही वो क्षेत्र है जिसका वे अब मूल रूप से जिक्र कर रहे हैं, दक्षिणी लेबनान, लितानी क्षेत्र। और ऐसी चर्चाएं हुई हैं कि इसे किसी तरह के फ्री ट्रेड जोन में बदला जा सकता है। सही। हमने देखा है कि इजराइल ने इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा समतल कर दिया है, ज्यादातर शिया समुदायों को बाहर निकाल दिया है, केवल कुछ ईसाई और ड्रूज समुदाय ही वहां बचे हैं। तो हम शायद दक्षिणी लेबनान के लिए एक अलग भविष्य देख सकते हैं ताकि लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक उचित बफर जोन बनाया जा सके। एलेक्स, हमारे पास यहाँ एक और क्लिप है। राजदूत लाइटर पायलट जोन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। चलिए देखते हैं। पायलट जोन परियोजना का मार्गदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। लेबनानी सेना की विशेष इकाइयां विभिन्न क्षेत्रों का नियंत्रण संभालेंगी और धीरे धीरे पूरे दक्षिण में फैल जाएंगी। तो हम फिर से उसी पैटर्न में ना जाएं जहां इजराइल जाता है, हिजबुल्लाह वापस आता है और हम पिछले 40 सालों से वही सब दोहराते हैं। हम अब उस पैटर्न में नहीं जा रहे जहां संघर्ष विराम के बाद इजराइल जाता है, हिजबुल्लाह लौटता है और सब फिर से वही होता है। ये बंद हो गया है, सभी समझते हैं कि इसे रुकना ही होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये सफल होगा। तो राजदूत सही हैं। हम ये सिलसिला, अगर आप कहें तो 2 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं, जहां कभी रुकावट आती है, कभी शुरुआत होती है, कभी युद्ध विराम होता है, जिसे तथाकथित युद्ध विराम कहा जाता है। युद्ध विराम जहां हल्की गोलीबारी होती है। राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल यही स्थिति है। ताजा खबर है कि रविवार सुबह देश के मध्य में कोचाविया ईर समुदाय के पास हुए एक आतंकवादी हमले में एक इजरायली की मौत हुई और कम से कम 5 लोग घायल हुए। ध्यान दें, इजराइल में रविवार को कामकाजी दिन होता है। यहां हजारों लोग यात्रा करते हैं, सैनिक बेस लौटते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार एक आतंकवादी मारा गया है, एक और को पकड़ा गया। लगता है वे इजरायली नागरिकता वाले अरब थे और पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहे थे। हमले 6 अलग अलग मोर्चों पर हुए। और एलेक्स, मेरी समझ के अनुसार इस समय सैनिक और बड़ी संख्या में इजरायली पुलिस बल अभी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरा अब भी मौजूद ना हो। हाँ, जैसा कि आपने कहा, कई गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, संभवतः एक ही समूह या आतंकवादियों के सेट से। एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 अन्य ड्राइव बाय हमले हुए जिनमें अब तक कुछ लोग गंभीर और कुछ को मध्यम चोटें आई हैं।
एक की मौत हुई, 5 अन्य को फिर अस्पताल ले जाया गया। ये खबर अभी विकसित हो रही है। संभवतः जब तक ये प्रसारण आएगा तब तक और भी जानकारी सामने आ जाएगी। इस बीच घटनास्थल पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया, एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उत्तर में लोग अभी लॉकडाउन में हैं, क्योंकि समुदायों में आतंकवादी घुसपैठ की खबरें और उनकी तलाश जारी है। तो ये संभावना है कि ये सिर्फ 2 आतंकवादियों का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरा सेल हो सकता है जो कई घातक हमलों को अंजाम दे रहा है। घटनाओं का क्रम समझना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट है कि एक आतंकवादी ने शमरौन सामरिया के सल्फित में गोलीबारी की और ड्यूटी गार्ड से मुठभेड़ के बाद फरार हो गए। मुझे नहीं पता ये घटना कफर यावने में दूसरी गोलीबारी से पहले हुई या बाद में, लेकिन इसकी पुष्टि हो गई है और लगता है कि ये बड़े हमले का हिस्सा है। हाँ, हमने वास्तव में इस तरह का कोई बड़ा आतंकी हमला, इस तरह की बड़ी गोलीबारी कई महीनों से नहीं देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण दौर में थे। शांति थी, लेकिन ये एक असली संकेत है कि जब आपके पास ऐसे लोगों का समूह हो जिन्हें हिंसा और आतंक की संस्कृति में प्रशिक्षित किया गया हो और साथ ही हथियारों का वितरण भी हो। यह देखा गया कि कार्लो स्टाइल सबमशीन गनों का उपयोग हुआ और हमले में ऐसी एक बंदूक मिली। जब आपके पास बंदूकें होती हैं और जब आपके पास प्रशिक्षण होता है, तब भी अगर आपके पास संगठित आदेश नहीं है कि बाहर जाकर आतंक का कोई कृत्य करे, आप जानते हैं जब आपके पास ये सारी चीजें पहले से तैयार होती हैं तो कभी कभी बस कुछ लोग मिलकर कह सकते हैं, अरे आज हम अपना फर्ज निभाएंगे और एक आतंकवादी हमला करेंगे। हम अब भी सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमास ने जिम्मेदारी ली है। हम जानते हैं कि हमास का जूडिया, समेरिया और गाजा में बड़ा ढांचा है। चाहे कोई और आतंकवादी समूह हो या कोई जिम्मेदारी लेने वाला ना हो, इन आतंकवादियों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। कल रात इजराइल में गूश एत्जियोन के यूफ्रेट्स जंक्शन पर संभावित आतंकवादी कार हमले की रिपोर्ट आई। उम्मीद है कि ये बड़े हमलों की लहर का हिस्सा नहीं है। पिछले रविवार रात शो रिकॉर्डिंग के बाद गूश एत्जियोन जंक्शन पर आतंकी हमला हुआ। कम से कम 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें एक 17 साल की लड़की भी शामिल थी, जिसकी हालत गंभीर थी। उसे घायल होने के बाद सर्जरी के लिए ले जाया गया था और असल में उस हमले को मीडिया में बहुत कम तवज्जो मिली। बस 10-15 सेकंड की खबर आई और दुर्भाग्य से ऐसा हमारी मौजूदा हकीकत की वजह से है। हम 7 अलग अलग मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रहे हैं। हमारे पास लेबनान है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ईरान है, गाजा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। पहले ऐसे हमलों की खबरें 30 मिनट तक चलती थीं और कई रिपोर्ट्स आती थीं। मौजूदा हकीकत के कारण ये बस एक छोटी सी खबर बनकर रह गई, लेकिन 17 साल की एक लड़की को 1 अरब आतंकवादी ने कुचल दिया। सही है। ये विडंबना है कि आज मौजूदा हालात में अगर राष्ट्रपति ट्रंप ट्रूथ सोशल पर कुछ पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोर लेती है। जून में जनीन सामरिया में कार हमला होता है, जिसमें 17 साल की लड़की टकराई जाती है। इस समय ऐसी घटनाओं को खबरों में कम तवज्जो मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ एक महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं और वो ये है कि हम बहुत आशावादी हैं कि हमें जेनिन, सामरिया, यरूशलेम और अन्य मिश्रित अरब यहूदी समुदायों में आतंकवादी हिंसा की लहर में वापसी ना देखनी पड़े। आपने यहाँ उल्लेख किया कि ये अरब इजरायली थे जो पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूम रहे थे, यानी इजरायली नंबर प्लेट, जबकि यहूदा और सामरिया के निवासी आमतौर पर फिलिस्तीनी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में होते हैं जो फिलिस्तीनी नियंत्रित क्षेत्रों से आती हैं। तो हमें निश्चित रूप से हमेशा सतर्क रहना होगा। और खासकर अगर आप देखते हैं कि गाजा में मोर्चा शांत होता दिख रहा है, लेबनान में युद्ध भी शायद शांत हो रहा है। क्या आपकी ये समस्या अब भी देश में बनी हुई है जिसका समाधान नहीं हुआ? आपके पास अभी भी एक ऐसी आबादी है जिसके पास जो एक जैसी बातें साझा नहीं करती। इजराइल राज्य के लिए वही दृष्टि नहीं है और वे वास्तव में इजराइल को एक यहूदी राज्य के रूप में मानने का विरोध करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, उनके पास हथियार भी हैं। उन्हें टीवी, पाठ्यपुस्तकों, महमूद अब्बास और अन्य के भाषणों से ब्रेन वॉश किया गया है। यहाँ तक कि इजराइल की सीमाओं में भी सुरक्षा स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, इसकी चिंता हमेशा रहती है। हम जानते हैं कि आईडीएफ, पुलिस और अन्य बलों ने इन आतंकवादी हमलों में से लगभग 90% अगर उससे भी ज्यादा नहीं को नाकाम कर दिया
और दुर्भाग्यवश आज सुबह ऐसा लगता है कि एक हमला सफल हो गया। इस हमले और इजराइल की सभी ताजा खबरों के लिए जरूर janus.org पर जाएं। और इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने इस हफ्ते जोर देकर कहा कि लेबनान को भी अमेरिका ईरान समझौते का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, आइए एक बार फिर पायलट जोन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप जानते हैं इससे पहले, इस हालिया युद्ध से पहले 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच सबसे हालिया युद्ध हुआ था। फिर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 701 आया और उसने किया ये कि यूनिफिल यानी संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं जो दूसरे देशों से थीं, उन्हें वहां भेजा गया ताकि वे इस बात की गारंटी दे सके कि हिजबुल्लाह उस इलाके में नहीं आएगा। तो आप जानते हैं वो एक असफलता थी, क्योंकि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में उन्हीं की आंखों के सामने फिर से अपनी ताकत बना रहा था। और असल में यूनिफिल जो कर रहा था वो ये था कि वो दक्षिणी लेबनान के अंदर आईडीएफ के जाने के रास्ते में एक रुकावट के तौर पर काम कर रहा था। तो यहाँ उम्मीद यही है, और फिलहाल ये सिर्फ उम्मीद ही है, कि लेबनान और इजराइल के बीच एक समझौता कहता है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह को उस इलाके में आने से रोका जा सके। अब फिर कई सवाल हैं कि लेबनानी सेना ऐसा कर पाएगी या नहीं, लेकिन अगर ये एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इजराइल पीछे हट सकता है और लेबनानी सेना अंदर आ सकती है। अगर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और लेबनानी सेना के बीच गोलीबारी होती है तो आईडीएफ समर्थन दे सकता है। अब जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा खतरा है कि अगर सिर्फ वर्दी बदल दी जाए तो क्या होगा, और तथाकथित लेबनानी सेना हिजबुल्लाह को रोकने के बजाय घुसपैठ होने देती है, जिससे हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सेना बन जाता है और वे बस समय का इंतजार करते हैं। दक्षिणी लेबनान में बड़ी मुठभेड़ें नहीं होती, पर धीरे धीरे घुसपैठ और बढ़ती तैनाती दिखता है। सवाल है, ऐसी स्थिति में इजराइल क्या करेगा? मैं कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ थोड़ी उम्मीद इसलिए है क्योंकि इजराइल का सैन्य सिद्धांत बदलता दिख रहा है। अब वो स्थिति नहीं रही जिसमें इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर जमावड़े की अनुमति देगी। तो भले ही अभी युद्ध विराम घोषित किया गया है, अगर आईडीएफ जो अब उस क्षेत्र की निगरानी वैसे कर रही है या उससे भी ज्यादा कर रही है जितनी पहले करती थी, अगर वो हिजबुल्लाह को घुसपैठ करते हुए देखती है, हिजबुल्लाह को फिर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देखती है, तो वो युद्ध विराम का उल्लंघन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए अंदर जाने को तैयार है कि हिजबुल्लाह उसकी सीमा के पास अपना गढ़ न बना सके। और एलेक्स, यहाँ ईरान पर मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत प्रासंगिक था। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन द्वारा की गई बहुत दिलचस्प टिप्पणियां थीं, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने देश से ईरान को बाहर चाहते हैं। चलिए उस क्लिप को देखते हैं। ये आपका देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में दखल देना आपका काम नहीं। मैं इस बयान को खारिज करता हूं, क्योंकि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं और वे लेबनान का इस्तेमाल कर रहे हैं सौदेबाजी के औजार के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत में ये अस्वीकार्य है। और यहां भी हिजबुल्लाह को यह समझना चाहिए, हिजबुल्लाह को यह समझना चाहिए कि बैठकर बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इस समस्या को हल करने, और जो बचा है उसे बचाने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय बातचीत और कूटनीति के। मैं उनके बयान पर बात करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान दें कि मौत के लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार था। आपने इस हफ्ते दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमले में एक UNIFIL कर्मचारी का जिक्र किया, जो शायद गलती से हुआ। लेकिन राष्ट्रपति के बयानों पर आते हैं। मेरा मतलब है वे अब काफी ऐतिहासिक लगते हैं, जो बातें वे कह रहे थे। अगर हम निहितार्थ समझें तो उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, पर लगभग कह ही दिया था। क्या यही है? लेबनान के राष्ट्रपति ऑन मूल रूप से कह रहे हैं कि हम लेबनान में ईरान के प्रभाव की बजाय इजराइल का प्रभाव पसंद करेंगे। तो अपने आप में ही ये सोच या नजरिए में एक ऐतिहासिक बदलाव है। लेबनान एक असफल देश है। ईरान ने जो किया है वो है पूरे मध्य पूर्व में देशों को अस्थिर करना, और ईरान द्वारा अस्थिर किए गए देश का मुख्य उदाहरण है लेबनान, जिसे ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के माध्यम से अस्थिर किया गया है। लेकिन ऑन ने ये नहीं कहा कि हमें हिजबुल्लाह का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को समझना चाहिए कि हमें कूटनीति में शामिल होना है और ये इजराइल के साथ होनी चाहिए। उन्होंने वहां इजराइल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि कूटनीति का मतलब इजराइल के साथ ही है। तो स्थिति अब भी ऐसी है कि हिजबुल्लाह मौजूद है,
ये निश्चित रूप से एक कमजोर हुआ हिजबुल्लाह है। अब उनकी अगुवाई हसन नसरल्लाह नहीं कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं क्षेत्र में एक शक्तिशाली जनरल थे, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि वे ईरान की रीढ़ हैं, जैसे कि असली ईरानी जनरल जो सामने से नेतृत्व कर रहे थे और जो लगभग पूरे अभियान का नेतृत्व इजराइल के खिलाफ कर रहे थे। अब आपके पास कासिम सुलेमानी हैं जो हिजबुल्लाह का संचालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हिजबुल्लाह के नेता बहुत कमज़ोर और उम्रदराज हैं। तो आपके पास एक कमज़ोर हिजबुल्लाह है, लेकिन जब ईरान बात करता है लेबनान को एक शर्त के रूप में इस्तेमाल करने की बात जब वे करते हैं, तो उनका पहला मकसद हिजबुल्लाह को और कमज़ोर होने से बचाना है। सही है, क्योंकि आईडीएफ ने मूल रूप से हिजबुल्लाह को उन्हें पूरी तरह कोने में धकेल दिया है और लगातार उन पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। तो ईरान जो भी हिजबुल्लाह का बचा हुआ है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अरागी का कहना है कि अगर इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो युद्ध फिर शुरू होगा, जो या तो ईरान लेबनान दोनों में रुकेगा या बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये हिजबुल्लाह की रक्षा के लिए है। दूसरी तरफ इसका मकसद इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दरार पैदा करना है, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल से लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग करें, क्योंकि ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि हिजबुल्लाह ने कहा वो युद्ध विराम के लिए बाध्य नहीं है। सही है, तो आप लेबनान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिससे युद्ध है वो समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा। सही, हिजबुल्लाह अब भी आजाद है। ये मामला ऐसे त्रिकोण में चलता है जहां ईरान कहता है कि जब तक इजराइल और लेबनान लड़ रहे हैं तब तक अमेरिका से युद्ध विराम नहीं होगा। हिजबुल्लाह युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। ईरान जो हिजबुल्लाह को नियंत्रित करता है उसे इजराइल पर ड्रोन हमले जारी रखने को कहता है। तुम जानते हो, उन पर हमला करते रहो, ये जानते हुए कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब इजराइल सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि उसका सैन्य सिद्धांत भी बदले तक सीमित नहीं रह गया है। जब ड्रोन आ रहे होते हैं तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई, उसका पूरा सिद्धांत यही है कि वो हिजबुल्लाह जो भी कर रहा है उससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। सही है, नतीजा ये होता है कि हिजबुल्लाह ड्रोन भेजता है और आईडीएफ बड़ी जवाबी कार्रवाई करता है, और फिर इससे एक चक्र बन जाता है जहां अब हिजबुल्लाह फिर से जवाबी हमला करता है। तो फिर क्या? अरागी संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम को रोकने के लिए हिजबुल्लाह को आतंकी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। उम्मीद है कि ट्रंप आखिरकार नेतन्याहू से नाराज हो जाए, जैसा कि हमने उन ताज़ा रिपोर्ट्स में देखा, जहां बराक रविद की रिपोर्ट के मुताबिक उस फोन कॉल में ट्रंप ने कहा, बीबी तुम पागल हो। सही है, यही तो पूरी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईरान कूटनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने की चालाक कोशिशें कर रहा है। जिस बातचीत की खबर आई थी उस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर कहा कि अमेरिका इजराइल संबंध पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे। आपने मीडिया और दूसरों द्वारा इजराइल अमेरिका के बीच दूरी बनाने की कोशिश का जिक्र किया, और उस बातचीत का भी जिसकी खबर आई थी। हालांकि मैं उसके हर विवरण को नहीं जानता, कुछ बातों को स्वीकार किया गया, कुछ बातों से इनकार किया गया। लेकिन चलिए राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत का ये वीडियो देखते हैं। आप उनसे नाराज थे। आपने कहा, क्या पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने आपकी मदद की ताकि आप जेल ना जाएं। क्या ये सच है? क्या आपने उनसे यही कहा? हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नाराज था, मैं बस उनकी हरकतों से थोड़ा परेशान था। लगातार लेबनान से लड़ते रहना। तुम जानते हो, एक समय पर मैंने कहा, बीबी हमें ये रोकना होगा, हमें तुम्हें इसे रोकना होगा। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमने साथ में अच्छा किया है। वो कहते हैं कि हम ये कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन सब जानते हैं कि ये बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के संभव नहीं था। फिर भी हमने साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बीबी पसंद हैं और उनके साथ अच्छा काम किया है। मैं युद्धकालीन राष्ट्रपति हूँ, वो युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया का अहम हिस्सा है और मुझे लगता है कि हमने, आप जानते हैं, बहुत अच्छा किया है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाया है। एलेक्स, हमने यहाँ कई बार इस बारे में बात की है कि किस तरह इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दरार डालने की कोशिश की गई। क्या हमें पता है कि असल में यहाँ क्या कहा गया था? कहा जा रहा है कि लेबनान में युद्ध विराम पर दोनों में कई बार बातचीत हुई। क्या हमें असली और फर्जी खबर की जानकारी है?
देखिए, मेरा मतलब है, हमें पता है कि राष्ट्रपति एफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है, हमने उन्हें कैमरों के सामने भी इसका इस्तेमाल करते हुए सुना है। हम यकीन से कह सकते हैं कि वो कैमरों के पीछे भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। आपको जरूरी नहीं कि संदर्भ पता हो, है ना? वो संदर्भ है जिसमें वो ये शब्द कहता है, जिसमें आप जानते हैं, दोस्त गंभीर बातों के दौरान गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप जानते हैं, एक तरह से नीचा दिखाने वाली बात होती है। और रिपोर्ट में यहाँ ये संकेत दिया गया है कि ये एक हमला था, एक अमेरिकी हमला, ट्रंप के नेतृत्व में नेतन्याहू के खिलाफ हमला। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। इसके अलावा अगर आप क्लिप देखें तो ट्रंप ने कुछ इस तरह इशारा किया कि शायद उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन उन्होंने ना तो इससे इनकार किया और ना ही साफ साफ कहा कि हाँ, यही मैंने कहा था और यही वजह थी कि मैंने ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने ये जरूर नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उस टिप्पणी से खुद को थोड़ा सा अलग कर लिया। मुझे लगता है असली सवाल ये है कि आप जानते हैं इन लीक के पीछे कौन है ना? बात इतनी नहीं है कि बातचीत में क्या कहा गया था। और मैंने प्रधानमंत्री और इजराइल के अन्य वरिष्ठ सलाहकारों को इस बारे में बात करते हुए सुना है कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ भी कहा जा सकता है। सालों से अमेरिका के राष्ट्रपतियों और इजराइल के प्रधानमंत्रियों के बीच बंद दरवाजों के पीछे चर्चा होती रही है। अधिकतर समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही रहे हैं। मुद्दा ये है कि कैमरों के सामने क्या है, सही? कि इजराइल के दुश्मन और संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मन, उन्हें ये देखना चाहिए कि जब कैमरे चालू हों तो इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई फर्क नहीं है। तो उस बात को याद रखें, क्योंकि चलिए इस क्लिप को देखते हैं। मुझे लगता है जो ठीक वही साबित करती है। राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि उन्होंने कहा था कि आप कमबख्त पागल हैं। आपने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? उस कॉल में असल में क्या हुआ था? खैर, मैं हमारी बातचीत के विवरण में नहीं जाऊंगा। हमने हजारों, मतलब बहुत सारी बातें की हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोई संकट है तो आपको कुछ और बातचीत में होना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा कोई रास्ता निकाल ही लिया है। हमारे बीच बहुत सारे समझौते हैं। हम मुख्य बातों पर सहमत हैं। हम चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो जाए। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान, इजराइल, मध्य पूर्व, अमेरिका के लिए खतरा न बने, कि वो परमाणु हथियार और उन्हें पहुंचाने के साधन विकसित न करे, न केवल इजराइल और यूरोप की हर राजधानी तक, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हर शहर तक। यही हमारा साझा लक्ष्य है। यही करने के लिए हम निकले हैं। कभी कभी, जैसे सबसे अच्छे परिवारों में होता है, हमारे बीच कार्यनीतिक मतभेद हो जाती है, लेकिन आप हमेशा उन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ये रिश्ता बहुत शानदार रहा है, क्योंकि वो व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे बड़े दोस्त रहे और वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हम हमेशा अपने मतभेदों को सुलझाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। और इस हफ्ते न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उद्धरण, हमने बहुत अच्छे से साथ काम किया है। मुझे बीवी पसंद है और मैं उनके साथ अच्छा काम करता हूँ। मुझे लगता है ये स्पष्ट और सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असहमतियां नहीं हैं। यहाँ इजराइल और ट्रंप के बीच कुछ अहम असहमतियां हैं जब से ट्रंप ने मध्य पूर्व को लेकर फिर से पद संभाला है। हम इस पर कतर, तुर्की के एर्दोगान और सीरिया के अल-शारा को लेकर भी बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका 12 दिन की जंग के दौरान आगे बढ़ते रहते या नहीं? या फिर आप जानते हैं क्या इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका इस 6 हफ्ते के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान आगे बढ़ते रहते? यहाँ बहुत सारी सामरिक मतभेद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही सोच पर नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही सोच पर हैं, भले ही कभी कभी असहमति हो। मुझे लगता है कि कई बार ट्रंप को झुकना पड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू ने जैसे कमान संभाल ली और कुछ कदम उठाए, चाहे वो गाजा में हो या लेबनान में। कई बार इजराइल को जूनियर पार्टनर की तरह पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे करीबी सहयोगी नहीं हैं जो साथ काम करते हैं। मुख्य सवाल लीक को लेकर है, जो गंभीर है। ये जानकारी प्रेस को कौन दे रहा है? आप जानते हैं, वे बराक रवीद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लीक लेने में बहुत सक्षम हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बराक रवीद के पास कोई था जिसने उन्हें बताया कि कॉल के दौरान क्या कहा गया था। सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल के दौरान यही कहा गया था, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि कॉल का यही संदर्भ था, और ये सिर्फ एक फ्रेमिंग है ना? हम देखते हैं, आप जानते हैं, मीडिया में कभी कभी आप एक तस्वीर लेते हैं और वो तस्वीर बस एक छोटा सा फ्रेम दिखाती है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि उस डिब्बे के बाहर क्या हो रहा है। तो आप जानते हैं, हो सकता है कि वो कॉल 2 घंटे की रही हो, जिसमें अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इस पर काफी सहमति बनी हो।
उस कॉल में शायद एक पल ऐसा आया हो जब ट्रंप ने कहा हो, आप जानते हैं तुम पागल हो, या शायद उन्होंने ऐसे कहा हो, बीबी भाई तुम पागल हो, है ना? तो आप नहीं जानते कि उस भाषा के साथ क्या संदर्भ था, लेकिन निश्चित रूप से इन लीक का पूरा मकसद यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को अब डिफेंसिव मोड में डाल दिया जाए और वे चिंता करने लगें। मेरा मतलब है जो लोग ये लीक लिख रहे हैं उनकी उम्मीद यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू में से एक सचमुच दूसरे पर गुस्सा हो जाएं। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास हथियार हैं, आपके पास F-35 हैं, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन ये कहानियां बम है। आप जानते हैं इस युद्ध में ट्रुथ सोशल पोस्ट्स बम हैं। पोस्ट और कहानियों पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वे भी बम हैं, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से जैसे नेतन्याहू की प्रतिक्रिया ट्रंप के किसी कॉल में कुछ कहने पर आती है, वैसे ही इससे दूसरी तरफ और ज्यादा गुस्सा पैदा हो और इसका उल्टा भी हो। आइए लीक के विषय पर ही रहें, क्योंकि हमारे पास एक और कथित लीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कथित तौर पर एक मोसाद योजना तुर्की को लीक कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोसाद ने ईरानी शासन को कमजोर करने के लिए कुर्द बलों को सक्रिय करने की योजना बनाई थी, लेकिन कथित लीक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे रोक दिया और वे कह रहे हैं कि ये JD वांस थे उपराष्ट्रपति जिन्होंने तुर्की को जानकारी दी। हमारे पास इस बारे में क्या जानकारी है? सबसे पहली बात यह है कि ये एक लीक है जिसमें गुमनाम स्रोत हैं, इसलिए आप इसे सीधे तौर पर सच नहीं मान सकते। मैं कहूंगा इस युद्ध से जुड़ी खबरें पढ़ते समय सबसे अहम नियमों में से एक है, अगर ये संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल में गुमनाम वरिष्ठ स्रोतों का हवाला दे रहा है तो हो सकता है कि वो घटना घटी हो या ना घटी हो। जो भी पढ़े उस पर पूरी तरह विश्वास ना करें। साथ ही इसके संकेत भी हैं कि किसी तरह के सैन्य अभियान की योजना थी, शायद इराक के कुर्दों द्वारा हथियारों के साथ ईरान में प्रवेश करने की। ऐसी कुछ रहस्यमय टिप्पणियां ट्रंप द्वारा भी की गई थीं। आप जानते हैं कुछ हफ्ते पहले जब उन्होंने कहा था हमने एक समूह को हथियार दिए थे और वे उन्हें ईरान के अंदर पहुंचाने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने उन्हें अपने पास ही रखने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा था देखो मेरे पास कितना सुंदर हथियार है, शायद मैं उसे अपने पास ही रख लूं, है ना? तो आप ठीक नहीं जानते कि यहाँ विशिष्ट विवरण क्या है। जो हम जानते हैं वो ये है कि अमेरिका के लिए सबसे अहम चीज परमाणु थी। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि ईरान के पास अब परमाणु कार्यक्रम ना रहे। इसी वजह से उन्होंने सभी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। इसी कारण राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कथित परमाणु धूल यानी उच्च संवर्धित यूरेनियम का जिक्र करते हैं। निश्चित रूप से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका कई बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना चाहते थे। उनकी और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने की उनकी क्षमता को खत्म करना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने पहले दिन से ही शासन परिवर्तन की ओर देखा। इसी कारण उन्होंने युद्ध के पहले दिन ही सर्वोच्च नेता अली खामेनी को निशाना बनाया और आपने मोसाद के निवर्तमान प्रमुख डेविड बर्नेया को यह कहते हुए सुना है कि मोसाद के पास इस शासन को कमजोर करने और गिराने के लिए कई तरीके हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा यह कहने से बचता रहा कि शासन परिवर्तन ही उद्देश्य था। उनका लक्ष्य, भले ही राष्ट्रपति ने शासन परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया हो, यह कहा कि आपके यहां पहले ही शासन परिवर्तन हो चुका है। मुझे वो उद्घाटन भाषण याद है जहां ट्रंप ने कहा था आप जानते हैं ईरानी जनता से, आप जानते हैं आपकी आजादी का समय आ गया है, आप जानते हैं हम आए हैं, आप जानते हैं आपका देश अपने कब्जे में लेने के लिए, है ना? तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप भी ईरानी जनता को वही संकेत, वही प्रेरणा दे रहे थे कि वे वापस आएं और अपना देश आयतुल्लाह से वापस ले लें। तो सवाल है आप ये कैसे करेंगे? आपको IRGC की बंदूकों को बंदूकों से हराना होगा। क्या ईरानी विपक्ष ऐसा कर सकता है बिना बंदूक? नहीं। तो विचार था कि इराकी कुर्द, ज़ेरिस या लंबे समय से अमेरिकी आतंकवादी सूची में रहे विपक्षी समूह MEK का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, ताकि देश के भीतर से IRGC को कमजोर और हमला किया जा सके। अब इस लीक में कहा गया है कि JD वेंस एर्दोआन के पास गए और उन्हें इराकी कुर्दों के आने की योजना के बारे में बताया और फिर एर्दोआन ने फोन उठाया, ट्रंप को कॉल किया और चेतावनी दी कि इससे उनके देश में अस्थिरता आ सकती है और कहा कि यह काम करने का तरीका नहीं है। ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया था।
रिपोर्ट में यही बताया गया है, हमें इसकी सच्चाई का पता नहीं है। यहाँ इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं जेडी वॉन्स नेतन्याहू के साथ एक मत नहीं है और हमेशा से ये डर रहा है कि इस प्रशासन के भीतर आपके पास एक तरफ ट्रंप, रूबियो, हेक्सेथ हैं और दूसरी तरफ जेडी वंस हैं। आप जानते हैं वंस शुरू से ही युद्ध के खिलाफ रहे हैं और नेतन्याहू को वो पूरी जीत नहीं दिलाना चाहते जो वो चाहते हैं। आप यहाँ नेतन्याहू और ट्रंप के बीच राय में कुछ अंतर भी देख सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू एर्दोगन को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाली शक्ति और इजराइल के लिए खतरा मानते हैं और ट्रंप ऐसा संकेत देते हैं कि एर्दोगन संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से राय में अंतर है, लेकिन फिर भी ये लीक बस दोनों प्रशासन के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भविष्य पर ध्यान देना होगा। जैसे अगर जेडी वेंस 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो इजराइल पर उनकी क्या नीति होगी, यह मुद्दा आगे भी रहेगा। मैं जमीन पर हो रही स्थिति पर बात करना चाहता हूं। अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप इस क्षेत्र में जो तनाव बढ़ रहे हैं उन्हें कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 जून को अमेरिकी बलों ने एक जहाज को निष्क्रिय किया जो ईरान की अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 3 जून को ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर मिसाइलें ड्रोन दागे। राष्ट्रपति ने इन घटनाओं का महत्व कम बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिकता है कि होर्मुज की खाड़ी खुली रहे, सही है। आप जानते हैं जब तक दूसरे देशों के जहाज कतर, बहरीन, अमीरात जब तक वे होर्मुज की खाड़ी से स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते, तो आप समझिए ट्रंप ने नाकेबंदी पर नाकेबंदी लगा दी है। तो यहाँ आप एक ईरानी जहाज देख रहे हैं और ईरानी जहाज किसी तरह से उन द्वीपों के बीच से जो ईरान के नियंत्रण में हैं होर्मुज की खाड़ी से बाहर निकलने में सक्षम रहे हैं। ये कोई सुपर हाईवे जैसा नहीं है, ये कुछ ऑफ रैंप जैसा है। वे वहां से कुछ जहाज अंदर बाहर निकाल सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इन जहाज़ों में से किसी एक को निष्क्रिय करना असल में तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन फिर आपने देखा कि ईरान ने तनाव में भारी बढ़ोतरी करते हुए जवाब दिया। ड्रोन भेजे कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हमने वो दृश्य देखे जहां एक ड्रोन ने कुवैत हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल को निशाना बनाया। उस हमले में काफी नुकसान हुआ, कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई। तो ये एक तनाव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी और फिर भी ट्रंप इसे कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक और संकेत है कि ट्रंप सैन्य संघर्ष से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कुवैत पर हुए उस हमले के साथ ही वो सीधे उस स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि आपने बताया, बहरीन पर भी हमला हुआ। इन दोनों देशों में अमेरिकी संपत्तियां, ठिकाने और एयरबेस हैं। ट्रंप के पास वहां एक मौका था कि वो या तो लगभग पूरी तरह से युद्ध की ओर लौट सकते थे या फिर एक और तनाव बढ़ा सकते थे, और यहाँ वो तनाव को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप, मुझे लगता है, यहाँ मध्य पूर्व की वास्तविक स्थिति को समझ रहे हैं जब वो युद्ध विराम के मायने पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्लिप देखते हैं। देखिए, हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है और हमने उन्हें पिछली रात काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मारा था और असल में कल रात भी हमने उसे शुरुआत में ही बहुत जल्दी रोक दिया, जैसा कि हम करते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। मैं कहूँगा कि दुनिया के उस हिस्से में युद्ध विराम का मतलब है कि आप थोड़े संयमित तरीके से गोलीबारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं। हमने ये कई बार कहा है। इजराइल लेबनान युद्ध विराम के बावजूद गोलीबारी जारी है। पिछले 24 घंटों में 2 और सैनिक मारे गए। हम ईरान से युद्ध विराम की बात करते हैं, लेकिन वो कुवैत, बहरीन पर हमला कर रहा है और होर्मुज जलडमरू मध्य में समस्या पैदा कर रहा है। देखिए, एक तरह से ये इजराइल के लिए अच्छा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम को इस तरीके से परिभाषित किया। आप जानते हैं, और फिर आप जानते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध विराम के दौरान फायरिंग की थी, क्योंकि इससे इजराइल को भी युद्ध विराम के दौरान फायरिंग करने की छूट मिल जाती है। और ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उस समय के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक रहा है, जिसमें कहा गया, ठीक है, हम युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाएंगे, लेकिन अगर स्थिति ऐसी बनती है जहां आप जानते हैं हिजबुल्ला या अन्य आतंकवादी इजरायली ठिकानों को धमकी दे रहे हैं, या अगर वे वास्तव में इजराइल पर फायरिंग करते हैं, तो इजराइल जवाब देगा। यहां भी आप अमेरिका के साथ यही देख रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया कि युद्ध विराम का क्या अर्थ है।
वे मानते हैं कि पूर्ण युद्ध विराम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इस्लामी परिभाषा में भी युद्ध विराम शब्द नहीं है। उनके पास हुदना शब्द है, जिसका मतलब है अस्थायी युद्ध विराम, ताकि आप खुद को मजबूत और संगठित कर सकें जब तक कि आप फिर से हमला करने का फैसला ना करें। हुदना शब्द का अर्थ युद्ध विराम है। इस्लामी संस्कृति में भी यही मतलब है। सही है, ट्रंप युद्ध विराम के लिए अपने कारण रखते हैं, जिससे आपकी कार्रवाई संयमित होती है। क्या युद्ध विराम इजराइल के लिए जरूरी है? इसने युद्ध विराम की परिभाषा भी बदल दी है, और ये तब भी हमला जारी रखता है जब तथाकथित युद्ध विराम लागू होता है। इसी समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं तो ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो सकता है, यहां के अधिकारियों के अनुसार। तो फिर एक और युद्ध विराम है, दूसरी ओर वे युद्ध को तैयार है। ये भी दिखाता है कि युद्ध विराम कितना नाजुक है, क्योंकि अगर आप मान रहे हैं कि दोनों पक्ष गोलीबारी कर रहे हैं, तो हर पक्ष वास्तव में परख रहा है, खासकर दुश्मन पक्ष। ईरान और हिजबुल्लाह ये परख रहे हैं कि वे युद्ध विराम के दौरान कितनी दूर तक जा सकते हैं, इससे पहले कि वे किसी बड़े हमले में उतरें। ईरान और हिजबुल्लाह यही खेल खेल रहे हैं जिसमें वे अमेरिकी राष्ट्रपति को शर्मिंदा करना चाहते हैं। तो वे क्या करते हैं कि वे थोड़ा हमला करते हैं और फिर राष्ट्रपति जवाबी हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, लेकिन फिर उसे कम करके दिखाते हैं। आप जानते हैं वे मूल रूप से राष्ट्रपति को जितना हो सके उतने लंबे समय तक उलझाए रख रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं तो किसी बिंदु पर जो सबसे अधिक संभावना है वो ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है और हमला थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता है। तो आप जानते हैं, आखिरकार जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ खेल रहे होते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना को नियंत्रित करते हैं, तो आप जानते हैं आप वो खेल करते हैं। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर धैर्य का स्तर क्या है। आप जानते हैं मजाक थोड़ा ज्यादा हो जाता है और कुछ आप जानते हैं ये सब मजाक और खेल ही है जब तक किसी की आंख ना चली जाए। बिल्कुल, आप जानते हैं। और फिर जब कोई अमेरिकी सैनिक मारा जाता है, या आप जानते हैं जब कुछ ऐसा होता है जिसे राष्ट्रपति अनदेखा नहीं कर सकते, तो आप मूल रूप से एक पूरे संघर्ष को फिर से आमंत्रित कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अंतिम शक्ति होती है, क्योंकि ईरान उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने जो आपने देखा वो 6 हफ्तों के दौरान था। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया, उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। आप जानते हैं ये लगभग पूरी तरह से नॉकआउट था, लेकिन उन्होंने लड़ाई में एक के बाद एक राउंड जीत लिए। इसी संघर्ष विराम और बातचीत के दौरान ईरान को लगता है कि वो अपनी स्थिति वापस पा रहा है, और साथ ही आप जानते हैं अमेरिका को शर्मिंदा करने या किसी तरह से उसकी हार घोषित करने के मकसद से भी परीक्षण कर रहा है। लेकिन ये खतरनाक खेल है, और अगर सैन्य संघर्ष फिर शुरू हुआ तो पेंडुलम अमेरिका और इजराइल के पक्ष में लौट सकता है। राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक मारा जाए तो वे युद्ध में लौट सकते हैं। राष्ट्रपति बता रहे हैं कि तेहरान समझौते के लिए जल्दी क्यों नहीं कर रहा है। हमारे पास ये क्लिप है। उन्होंने अब तक आपके साथ समझौता क्यों नहीं किया? ये उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्हें हमेशा काफ़ी आज़ादी मिली है। उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों के कमज़ोर नेतृत्व का सामना किया, जिससे उन्हें कुछ भी करने की छूट मिली। वे इस पर गर्व करते हैं। अब उन्हें कई ऐसे काम करने होंगे जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसमें समय लगता है। आप 47 सालों की बात कर रहे हैं जब वे जो चाहें कर सकते थे। हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। राष्ट्रपति को कोई जल्दी नहीं है, वे शांत हैं। समझौता जब होना होगा तब होगा। आखिर 47 साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि समझौता जब होना होगा तब हो जाएगा, या फिर जब समय आएगा तो सैन्य हमले भी फिर से शुरू हो सकते हैं। इस समय ऐसा लगता है कि ट्रंप चाहते हैं कि तेल की कीमतें कम हो। ट्रंप चाहते हैं कि कांग्रेस उनका पीछा छोड़ दे। आप जानते हैं, ट्रंप शायद मध्यावधि चुनावों से गुजरना चाहेंगे। अगर यही स्थिति रही तो ट्रंप के पास मध्य पूर्व में पूरी सैन्य ताकत है और वो तैयार हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप को आखिरकार ईरान से हार नहीं मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से ऐसे समय में हैं जहां बहुत शांति है, लेकिन बहुत शोर भी है। बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। एक्स और ट्रूथ सोशल पर बहुत सारी पोस्ट्स हैं जो दिखाती हैं कि शायद ईरान खेल खेल रहा है, और वे वाकई ऐसा कर भी रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रंप भी यहाँ खेल रहे हैं और वे एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, कूटनीति में, सार्वजनिक बयानों में
और साथ ही साथ आप जानते हैं ये भी परख रहे हैं कि सैन्य मामलों में दोनों पक्षों में कितनी सहनशीलता है। एलेक्स, सप्ताहांत में एक्सियोस से पता चला कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर टेनेसी में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के परमाणु विशेषज्ञों से सलाह लेने गए थे। इस दौरे को कितना अहम माने? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक संकेत है कि ईरान के साथ बातचीत वास्तव में अंतिम चरण में पहुंच रही है और हम एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब है आपके पास यहाँ ये उद्धरण था। रिपोर्ट में लिखा है ओक रिज में ये बैठक इसका मतलब नहीं है कि कोई समझौता होने जा रहा है, लेकिन ये एक संकेत है कि बातचीत बहुत गंभीर चरण में है और इसे पूरा करने का अच्छा मौका है और हम तैयार रहना चाहते हैं। अगर आप परमाणु विशेषज्ञों से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम पर बात करना चाहते हैं। या ट्रंप वही चाहते हैं जिसे वो न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, यानी उच्च संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर निकालना। ये गैसें कंटेनरों में होती हैं जो फोर्डो, इस्फहान, नतांज के नीचे गहराई में जमीन के अंदर दफन होती हैं। वे इसे देश से बाहर ले जाना चाहते हैं, जो आसान नहीं है। बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि कोई भी इस उच्च संवर्धित यूरेनियम से खतरे में ना पड़े। ये गैस है जिसे स्थानांतरित करना होता है, संभवतः इसे ठोस रूप में जमाना पड़ता है ना? ये गैसीय, तरल या ठोस रूप में हो सकती है। मैं इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं। स्पष्ट है, विटकॉफ और कुशनर भी विशेषज्ञ नहीं है और इसी वजह से वे टेनेसी में ओके रिज में सलाह लेने गए, क्योंकि वे इस उच्च संवर्धित यूरेनियम को निकालने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, इसे पाने के दो तरीके हैं। आप इसे या तो सामने के दरवाजे से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ईरानी या तो इसे उपलब्ध करा रहे हैं या फिर इसकी तस्करी कर रहे हैं। आप जानते हैं, इन सुविधाओं के अंदर, ताकि इसे सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। या फिर कोई विशेष बलों का ऑपरेशन हो सकता है जिसमें आप जानते हैं आप हजारों सैनिकों को लाते हैं, शायद घेरने और सुरक्षा के लिए। विशेषज्ञ अंदर जाकर परमाणु धूल हटाने की जल्दी करते हैं, तब क्षेत्र के चारों ओर घेरा बना देते हैं। अगर विटकॉफ और कुशनर जा रहे हैं तो ये इंगित करता है कि ये ज्यादा उस बातचीत वाले रास्ते की ओर है जिसमें ईरानियों को अमेरिका को अनुमति देने के लिए राजी किया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि शायद चीनी, जो इकलौता दूसरा देश है जो ये कर सकता है, वो अंदर जाकर उस उच्च संवर्धित यूरेनियम को ले सकता है। आप जानते हैं, एक तरह की शांतिपूर्ण समझ के तहत। तो आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि विटकॉफ और कुशनर उनसे इसी बारे में बात कर रहे हैं और इस उच्च संवर्धित यूरेनियम को हटाने को लेकर बातचीत चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इन बातचीतों पर सहमति या हस्ताक्षर होंगे, बल्कि दोनों पक्ष इन्हीं शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। एलेक्स, करीब 1 महीने पहले हमने एक रिपोर्ट पर चर्चा की थी जिसमें बताया गया था कि युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक इराक के भीतर गहराई तक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। अब बताया जा रहा है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के वक्त इजरायल ने कमांडो और खुफिया इकाइयां अजरबैजान में तैनात की थीं। ये पूरे मध्य पूर्व में इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अभियानों के लिए गुप्त तंत्र का हिस्सा है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में CNN पर आई थी। मैं खुद पूरी तरह भरोसा नहीं करता, लेकिन यही बातें सुन रहे हैं। हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि इजरायल ने इराक में गुप्त ठिकाने बनाए। हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि इजरायल ने दक्षिणी अजरबैजान में कई जगहें स्थापित की हैं। अब अजरबैजान इजरायल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। अक्सर माना जाता था कि इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले अजरबैजान में एयरबेस का लैंडिंग और हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसे ईंधन भरना होता है। अब जाहिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने KC-46 रिफ्यूलिंग विमानों के साथ सभी आवश्यक ईंधन भरने की क्षमता प्रदान की। ये स्पष्ट है कि इजरायल ने पूरे मध्य पूर्व में अपनी संपत्तियां तैनात की हैं, चाहे निगरानी या संभावित एयरबेस के रूप में, अगर विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी हो। कहीं न कहीं उपकरण लाने या बचाव अभियानों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की गई थी। अगर उन्हें ईरान के अंदर कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो उनके पास में ही तैनात बल मौजूद हों। इस हफ्ते की आखिरी बात, एलेक्स, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने युद्धाधिकार प्रस्ताव पारित किया जिससे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। कुछ रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ट्रंप का विरोध किया और 3 महीने से चल रहे अमेरिका ईरान संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की। अब मेरी समझ के अनुसार
ये वास्तव में प्रतीकात्मक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे अभी भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो सीनेट से गुजरना होगा। राष्ट्रपति इसे नजरअंदाज कर सकते हैं और ईरान की स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रस्ताव कितना अहम है? क्या इससे पता चलता है कि रिपब्लिकन भी युद्ध की दिशा से संतुष्ट नहीं है, या ये केवल प्रतीकात्मक है? मुझे लगता है कि ये उस जन समर्थन का संकेत है जो ट्रंप को इस युद्ध के लिए मिला है। याद रखिए, ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि मध्य पूर्व में कोई अंतहीन युद्ध नहीं होंगे। हमें याद है कि बुश प्रशासन यानी दूसरा बुश प्रशासन ने इजराइल को लंबे समय तक इराक और अफगानिस्तान में फंसा दिया था। ट्रंप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये एक ऑपरेशन था। ये एक, आप जानते हैं, 5 हफ्ते 6 हफ्ते का ऑपरेशन था, जो उन 60 दिनों से भी कम है जिसमें राष्ट्रपति बिना हाउस या सेनेट से गुजरे हमले कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि ट्रंप लंबे सीज फायर में है, ताकि अगर अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करे तो ऑपरेशन का नाम बदल देंगे। अब ये एपिक फ्यूरी नहीं, कुछ और या कोई नया स्पेशल ऑपरेशन होगा और 60 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा। इसी तरह ट्रंप कांग्रेस की शक्तियों का उल्लंघन किए बिना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि ट्रंप का ईरान में युद्ध, खासकर अगर इसे इजराइल को फायदा पहुंचाने वाला माना जाए, तो वो अमेरिका में स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय नहीं है। चाहे वे प्रगतिशील डेमोक्रेट्स हों जो पहले से ही लंबे समय से इजराइल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, या वे अलगाववादी रिपब्लिकन हों जो, आप जानते हैं, इसमें शामिल नहीं होना चाहते। ऐसा लगता है जैसे नेतन्याहू ही असली नियंत्रण कर रहे हैं और ट्रंप को ये समझा रहे हैं कि उन्हें यही करना चाहिए और अमेरिका को इसी दिशा में ले जाना चाहिए। सेना को, आप जानते हैं, जिस चीज को वे इजराइल के स्पष्ट लाभ के रूप में देखते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना। मुझे लगता है ये जरूरी है कि हम ध्यान दें, जैसा हमने कुछ मिनट पहले चर्चा किया था, कि हमने ईरान को इजराइल पर हमला करते नहीं देखा है। जब फारस की खाड़ी से गुजर रहे जहाज पर हमला हुआ था, तो जवाबी कार्रवाई कुवैत के हवाई अड्डे पर हुई थी। ये बहरीन के खिलाफ थी। आप जानते हैं, ईरान पूरे क्षेत्र के लिए एक खतरा है, ठीक है? वे होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से वैश्विक शिपिंग को धमका रहे हैं, जिससे कई देशों पर असर पड़ता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी में अमेरिकी सहयोगी शामिल हैं। लेकिन और भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ दागी गईं और पूरे युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ दागी गईं। आप जानते हैं, ईरान ने इराक को अस्थिर कर दिया है, सीरिया को अस्थिर कर दिया है। हमने पहले बात की थी कि कैसे ईरान ने लिबनान को पूरी तरह अस्थिर कर दिया है, जो अब एक असफल देश बन गया है। उन्होंने यमन को भी अस्थिर कर दिया है। इससे सऊदी अरब को खतरा है। इससे जाहिर है उन्होंने गाजा को भी अस्थिर कर दिया है। तो आप जानते हैं, ईरान के साथ ये स्थिति ऐसी है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेरी राय में सही तरीके से संबोधित किया है, और ये अमेरिकी हितों के लिए भी उतना ही है जितना कि इजरायली हितों के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय है। रिपब्लिकन पार्टी में कुछ अलगाववादी हैं जो ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ भी काम करने को तैयार है। जारी रहेगा। लेकिन आज के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है इस हफ्ते के जेरूसलम मिनट में JNS टीवी पर। जॉश हेस्टन, जनस के संवाददाता और CEO एलेक्स ट्रेमन के साथ मैं JNS टीवी के पर्दे के पीछे काम करने वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें सुपर थैंक्स दें। सब्सक्राइब करें और सुनिश्चित करें कि आप JNS टीवी पर जाएं इस शानदार कंटेंट के लिए, और jns.org पर जाएं इजराइल, मिडिल ईस्ट और पूरे यहूदी जगत की ताजा खबरों के लिए। हम आपसे अगले हफ्ते यरूशलेम मिनट में सिर्फ JNS टीवी पर मिलेंगे।